Good afternoon, Sri D.C. Rana ji and the Secretary of the Disaster Management Department of Government of Himachal Pradesh. आपका स्वागत है इस परिचर्चा में, चर्चा में और इन कॉन्वर्सेशन विद ये दिस वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, which is a more than 35 years old institution, largely dedicated for training, capacity building, research and policy advocacy. तो कई Thank you, initiatives. Professor Saab. It is a great opportunity to interact with you. Thank you so Uh, much. and I think हमारा परिचय काफी लंबा है, and I hold you in a very high regard. One who has been working in the field of disaster management for very long. I think it will be a great pleasure to discuss all these issues with you. थैंक यू सो मच. आपसे जब बात करता हूं तो एक आत्मीयता सी लगती है. एक तो हिमाचल प्रदेश से आप हैं, सो कहते हैं ना लैंड ऑफ गॉड, और फिर जी उस जी लैंड ऑफ गॉड में जो गॉड के लैंड का एक बेटा अगर हो और उसके लिए कमिटेड हो तो और अच्छा लगता है बात करने में. आप वहाँ जी से हैं, आपका जन्म मंडी में हुआ और हिमाचल प्रदेश में आप कार्यरत हैं. हिमाचल प्रदेश में आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक अनुभव भी होता होगा, धरती को भी अनुभव होगा और आपको भी अनुभव होता होगा कि माँ की सेवा कैसे कर पा रहे हैं. इट्स वेरी थैंक यू. इंटरेस्टिंग. और आपसे जो मेरी ताल्लुकात है बहुत पुरानी है, और जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जी जी और उस समय की बात है, और तब आपका जो पैशन मैंने देखा कि आप आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितना कमिटेड हैं, तो मुझे लगा कि आपसे एक बात करना चाहिए इस विषय पे. जी तो जी आपका स्वागत है एक बार पुनः हमारी टीम के साथ. सुमित जी हमारे साथ, हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, और हमारे सभी जो हमारे आईएसएसएम के लोग हैं उनके तरफ से हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं आपके समय के लिए, और आपका स्वागत करते हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो एक पहली जो हम बात की शुरुआत करें तो मुझे लगता है एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है आपसे बात की चर्चा. लगता है आपके साथ ही कभी बैठा हुआ सुना था. जब हिमाचल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कार्य कर रहे थे तो आपने एक लड़के की कहानी सुनाई थी, और इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली तो वो बच्चा जाता है पहाड़ों पे, अपने भेड़ों को लेकर जाता है अप हिल्स पे, और अप हिल्स में जब जाता है तो अचानक वहाँ एक बड़ी सी, पहाड़ों का एक तो नेचर है, कभी बाढ़, कभी बारिश, और कभी बहुत घनी बारिश होती है. तो उस समय जी इस तरह की ही कुछ सिचुएशन बना, और वो बच्चा जब इस तरह की घनी बारिश का अंदेशा हुआ और बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो भेड़ जो थे उधर उधर भागने लगे. लेकिन उस बच्चे ने सबको आवाज़ दी और ठहरने को कहा, रुकने को कहा, और इस तरह से आवाज़ दी, फिर सारे भेड़ रुक गए और सभी फिर से एकत्रित होने लगे, और साथ में वो लोग प्रभु की वंदना किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक उतरने लगे और एक संभावित खतरे से दूर होकर नीचे चले आते हैं एक सेफर प्लेस पे. एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन एक उसका एक आत्मविश्वास था उस बच्चे का. पहाड़ों में रहने वाला बच्चा था. भीड़ निश्चित रूप से वो तितर बितर हुए घबराहट में, कि पैनिक होती है जो पहाड़ में लोग रहते हैं और इस तरह की आवाज़ें आती हैं. तो हिमाचल जो है एक बहुत पुराना तो नहीं हम कहेंगे, 1971 में एज ए स्टेट एग्जिस्टेंस में आया. हालांकि 1948 से इस स्टेट का जो एक स्वरूप बनना जो है वो शुरू हो गया था. और एक हिमालयन स्टेट है और बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है. और जो भी वेस्ट से डिस्टरबेंसेस आती हैं या जो माउंटेन रेंजेस हैं, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जे&के के बाद वहाँ से हिमालय जो है क्रॉस होता है. शिवालिक का कुछ एरिया है जिसमें हमारा जो ऊना है, हमीरपुर का कुछ हिस्सा है, कांगड़ा का कुछ हिस्सा है. उसको छोड़ के या तो हम मिड हिमालयाज में हैं, और मिड हिमालय से पहले धौलाधार एक बहुत बड़ी रेंज है जो शिवालिक के साथ ही टच के नेक्स्ट रेंज है. उसके बाद हमारी पीर पंजाल रेंज है. पीर पंजाल रेंज में बहुत सारे हमारे चंबा का क्षेत्र आता है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र आता है.
एंड देन उसके बाद फिर जो पांगी के जो एंड है और किन्नौर और लाहौल स्पीति का उस तरफ का एरिया, वहाँ जंस्कर रेंज है। तो बेसिकली एक हाई माउंटेन शिवालिक से लेके एक हाई माउंटेन रेंजेस में पूरा प्रदेश है। और अलग-अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी खूबसूरती है। अगर हम पंजाब के साथ जो एरिया है उसको देखें तो एक थोड़ा-सा प्लेन और वैली की फीलिंग आती है। कांगड़ा वैली बहुत खूबसूरत है। पठानकोट से शुरू होती है और जाके मंडी का जोगिंदर नगर में ख़त्म होती है, तो बहुत ही सुंदर वैली है। अगर फिर आप कुल्लू की तरफ एंटर कर जाएँ तो कुल्लू जो है अपने आप में बहुत फ़ेमस है। बहुत सारे लोग आते हैं। एंड देन अगर हम कुल्लू को क्रॉस करके, अब तो पहले तो रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन यदि अब तो अटल टनल है जो लगभग 10 किलोमीटर जो है रोहतांग के नीचे बनी है। तो एक बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप आता है जिसको हम कोल्ड डेज़र्ट भी कहते हैं, लाहौल स्पीति। हम्म। लाहौल और स्पीति एक जिला है, लेकिन स्पीति एक बहुत ही डिफरेंट अलग से लोकेशन है। उसको आप प्योरली कोल्ड डेज़र्ट कह सकते हैं और बहुत सारी ग्लेशियर्स वहाँ पे हैं। तो हिमाचल में प्राकृतिक खूबसूरती जिसमें आपके फॉरेस्ट हैं, 5 मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ एक तो बिल्कुल हमेशा स्नो से ढकी रहती हैं, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। शिमला जो स्टेट की कैपिटल है, उसको आप सभी जानते हैं कि वी कॉल इट अ क्वीन ऑफ हिल्स। और हम्म। यदि आप बाकी हिल स्टेट्स को देखें और फिर शिमला को भी उस तरह से देखें, शिमला का मॉल और रिज अपने आप में बहुत ही यूनिक है। एक ऐसा एरिया जहाँ 3-4 किलोमीटर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, आप सिर्फ पैदल ही चल सकते हैं। वहाँ पे बहुत एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की एक अनुभूति होती है। शिमला के साथ ही एक कैचमेंट आप जिसको कहते हैं, और जाखू टेम्पल की आप रेंज देखेंगे तो इतने घने जंगल हैं कि वहाँ पे आपको सनलाइट देखने के लिए भी आपको वो कसरत करनी पड़ेगी। उसी तरह से काला टॉप और खजियार डलहौज़ी में और चंबा जिले का हिस्सा है। तो काला टॉप एक्चुअली काला टॉप है, जब आप उस जंगल में घुस जाते हैं तो आपको स्काई नहीं दिखेगा। ओह। और हम्म। खजियार मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। देवस्थली है, शक्ति पीठ हैं, जिसमें चामुंडा देवी है, हमारी चिंतपूर्णी देवी है, और कांगड़ा में भी एक शक्ति पीठ है। नैना देवी बिलासपुर में एक शक्ति पीठ है। शिव के बहुत सारे प्लेसेस हैं। अभी जो है मानसून पीरियड चल रहा है तो वो सारी यात्राएँ हैं, चाहे मणि महेश है, किन्नर कैलाश है, कुल्लू में भी एक इस तरह की यात्राएँ हैं। तो एक बहुत ही धार्मिक और पर्यटन स्थल है और नेचुरल ब्यूटी से हिमाचल जो है वो अ, कुदरत ने उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है। तो आप लकी हैं जो आप इस प्रदेश में आपका जन्म हुआ। हाँ, नहीं अ, डेफ़िनेटली आप यहाँ पे सा शा जो है साफ़ हवा का आनंद ले सकते हैं, साफ़ पानी पी सकते हैं, रात को आप स्काई में स्टार्स देख सकते हैं। तो उस तरह से इस तरह से इतनी खूबसूरती है और जी, इसीलिए लगभग जो मुझे लगता है, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगता है 1.5 से पौने 2 करोड़ लोग जो हमारे टूरिस्ट हैं, एवरी ईयर दे विजिट शिमला और हिमाचल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल। एक बड़ी जी, जी। खूबसूरती आपने बताई कि 7 स्टेट्स, 6 टू 7 स्टेट्स के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और तिब्बत का भी थोड़ा-सा एरिया लगता है। और साथ ही साथ एक तो हिंदू के लिए पीठ तो है ही, और बौद्ध धर्म के लिए भी बड़ा यूनिक प्लेस है। धर्मशाला की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे, जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। दलाई लामा भी वहाँ पे हैं। जी। तो एक बड़ा यूनिक सीरीन सा एनवायरनमेंट है। नदियों का आपने बताया कि 7 नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों का संगम, पहाड़ भी इतने सीरीन हैं और बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। तो एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है और शायद इसीलिए ये हमेशा से एक अट्रैक्शन का केंद्र रहा। और धर्मशाला में खास करके जब से और भी आईपीएल मैच होने लगे, स्टेडियम बना है, हुँ। तो एक अलग सी खूबसूरती और एक जिसको कहते हैं अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो एक जो चीज़ लोग देख नहीं पाते हैं, वो एक देखने का अवसर मिलता है इसके माध्यम से भी। तो ये टूरिज़्म बहुत ज़्यादा भी बढ़ रहे हैं। और एक बार मैंने सुना था कि हिमाचल में एक बार पानी की समस्या हो गई थी लगभग 2 से 3 साल पहले।
जिसमें कुछ राशन या परमिट करना पड़ा था टूरिस्ट को आने के लिए भी, राशनिंग करनी पड़ी और ये भी शायद कहा गया था। ये हो सकता है कि मेरे पास ये सूचना सही ना हो, अफ़वाह भी हो सकता है। लेकिन ये इसकी पुष्टि तो आप करेंगे कि ऐसा था या नहीं। लेकिन ये कहा गया कि आप अगर हिमाचल जाते हैं, तो थोड़ा पानी-वानी की भी व्यवस्था करके जाएँ। टूरिज़्म का ज़रूर आनंद लें, प्रकृति के साथ रहें, लेकिन आप अपनी जो ज़रूरी आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो साथ में लेकर आएँ। पानी उसमें महत्व। देखिए हिमाचल के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं उसमें हाइड्रो पावर है, यहाँ का हॉर्टिकल्चर है, यूनिक हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, खासकर वेजिटेबल्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए फेमस है, मेडिसिनल प्लांट के लिए फेमस है बिकॉज़ वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द कंट्री। उसके अलावा टूरिज़्म एक हमारा मेन स्टे है इकोनॉमी का और उसी करके जैसे मैंने कहा कि हिमाचल बहुत खूबसूरत है, इस करके बहुत सारे लोग आते हैं। तो हालाँकि हमारी जनसँख्या लगभग 68 लाख के करीब है, लेकिन जो टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं वो 1.5 करोड़ के करीब अभी आते हैं। पहले लिमिटेड सीज़न होता था और लिमिटेड लोकेशंस होती थी जब लोग मेन सिटीज़ पे आते थे। लेकिन अभी लगभग टूरिज़्म सारा साल रहता है और ख़ासकर हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे स्नो रहता है, वो सिर्फ़ मानसून में के पीरियड में ही अवेलेबल होता है। आप जून से लेके अक्टूबर तक उन एरियाज़ में विज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा उन एरियाज़ में आप जाना हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जहाँ तक पानी की समस्या है, तो हिमाचल में एज़ सच क्योंकि नदी-नालों की कमी नहीं है, आप हमारा ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है और सभी जानते हैं कि हिमालयाज़ आर द वाटर मशीन फॉर द नॉर्थ इंडिया और ग्लेशियर्स हैं जो सारा साल आपको पानी देते हैं। 2018 में एक कुछ पीरियड के लिए लगभग 1 महीने के लिए शिमला सिटी में कुछ इश्यू था। थोड़ी-सी रेन जो थी वो डेफ़िसिट थी और कई बार थोड़ा मैनेजमेंट का भी इश्यू आ जाता है, तो कुछ समय के लिए स्थानीय लोगों को समस्या हुई थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक आपने देखा होगा कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में टूरिस्ट ना जाएँ, कुछ लोग उस पे काम करते हैं। पुराने वीडियोज़ चलाएँगे, कहेंगे कि जी स्थिति ठीक नहीं है ना? तो उस तरह से पानी के केस में भी कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा हुई, तो हालाँकि मिस स्थिति उतनी इन्फॉर्मेशन का केस था। हाँ, तो अभी भी आप देखिए ये दिखाते हैं कि शिमला के रिज में बाकी जगह पे फ्लडिंग है, जबकि यहाँ फ्लडिंग पॉसिबल ही नहीं है। सो बहुत सारा एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है ताकि हिमाचल का टूरिज़्म जो है वो अफ़ेक्ट हो। और ये हमारे ध्यान में है, कई बार कोई अलर्ट नहीं होता और रेड अलर्ट के नाम से हिमाचल गवर्नमेंट का लोगो लगा के उसको प्रसारित किया जाता है। हुँ, 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 ये ऐसी नहीं, स्थिति कभी नहीं हो रही कि हमने कहा कि टूरिस्ट ना आएँ या आएँ तो अपना पानी साथ लेके आएँ। बहुत ऐसी अच्छी बात स्थिति आपने नहीं कही है। कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में है, जी, कि जी। ऐसा है और इस तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं कि लोग मिस इन्फॉर्म्ड करते हैं लोगों को आपके लोगों के साथ। ये बड़ी अजीब-सी स्थिति हमारे देश में बन रही है मिस इन्फॉर्मेशन का। मुझे जी, लगता जी। है इस पे चर्चा भी होनी चाहिए और कोर्सेज़ में पढ़ाई भी होनी चाहिए। विदेशों में तो मैंने देखा 1-2 जगहों पे इसकी पढ़ाई भी करिकुलम में भी आ गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डील विद द मिस इन्फॉर्मेशन। तो रादर अभी इसी सीज़न में कुछ पुराने क्लाउड बर्स्ट थे, रिवर में फ्लडिंग थी। सो जो पुराने वीडियोज़ थे उनको चलाया गया और टूरिस्ट या जो भी लोग थे जिसने भी रिकॉर्ड किया वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तो जी अभी मेरे सामने मेरी आँखों के सामने हो रहा था। तो हुँ, हमने स्टेट गवर्नमेंट के ध्यान में है और अभी इंस्ट्रक्शंस भी इश्यू की गई हैं कि हमारा जो टूरिज़्म विभाग है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन विभाग है, इन चीज़ों पे नज़र रखेगा और एक फैक्ट चेक के रूप में जनता के सामने हम उन चीज़ों को रखें। अ जैसे बरसात के मौसम में ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, बट ज़्यादातर वो डैमेज रिमोट एरियाज़ में होता है। सो जो मेन एरिया में जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, वो अनअफेक्टेड होता है, लेकिन इस तरह का इन्फॉर्मेशन फैलता है जिससे हमारा टूरिज़्म इन्फ्लो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होता है। सो तो ये तो चिंता का विषय है ये हमारे लिए। मैं इस पे चर्चा करूँगा आपसे, ये बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा है
कि किसी भी आपदाओं में मैं देख रहा हूँ अभी जैसे उत्तराखंड में 3 दिन पहले जो दुर्घटना हुई, उसके भी कई वीडियोज़ चले और भी देश में कई भागों में कोई डिज़ास्टर्स और किस तरह की आपदाएँ हो रही हैं, कोई पुरानी वीडियो चल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि 2005 का जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसको एक तरीके से एनफोर्समेंट में लाया जा सकता है कि अगर कोई मिसइन्फॉर्म्ड करता है, इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो लायबल फॉर र्यूमर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में और उसके अंदर में कार्रवाई की जा सकती है। तो ख़ैर ये तो लीगल बातें होंगी आपसे, जी, जी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जो चैलेंज है, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत प्रदेश जहाँ लोगों की एक आकांक्षा रहती है कि कभी न कभी एक बार जाकर विज़िट करें, चाहे कुल्लू हो, मंडी हो, मनाली हो, लाहौल-स्पीति आपने जो बताया, ये संगम है, जो कई रिवर्स हैं वहाँ पे फ्लो है। जो जंगल की बात आपने कही है, हरा जंगल, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, हम लोग सीमेंटेड जंगल में रहते हैं चारों तरफ बंगले और दीवारें और एक रूह से रूह मिल नहीं पाता है। और वहाँ अगर आप जाएँ तो वो एक रूह से रूह का मिलन की संभावना होती है, पेड़ों से बात कर सकते हैं, पंछियों को देख सकते हैं, मन एक पुलकित होता है इस तरह की जगहों पे जाने में। जी, जी। आप थोड़ा अपने निजी लाइफ़ के बारे में बताएँ, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, आपने एक मंडी में जन्म लिया, फिर कैसे लगा कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? मैं अपना जो मेरा गाँव है मंडी ज़िला में जोगिंदरनगर तहसील है, वहाँ पे एक छोटा-सा गाँव है और मेरी जो मैट्रिक तक की जो शिक्षा है वहीं पे हुई। उसके बाद मेरे ब्रदर चंडीगढ़ में रहते थे, तो मैं उनके पास उधर शिफ्ट हो गया और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब कहीं से अ, इच्छा जागी कि नहीं सिविल सर्विसेज़ में जाना है। लेकिन सिविल सर्विसेज़ तक पहुँचने का सफ़र लंबा रहता है, तो उससे पहले मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में, डीएवी जालंधर में क्या एज़ अ विषय पढ़ाते थे आप? मेरा विषय इंग्लिश लिटरेचर था, सो आई वाज़ लेक्चरर इन इंग्लिश हुँ, हुँ। इन डीएवी जालंधर एंड गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर। और उसी दौरान जो है सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की, आईएएस का मेंस भी दिया, एचएएस के भी दिए, तो एचएएस में सिलेक्शन हो गई, तो आईएएस में उस टाइम नहीं हुई। सो अपने प्रदेश में नौकरी करने का मौका मिल रहा था, तो उस जो प्रयास था उसको वहीं स्थगित करके सिविल सर्विसेज़ में आए। अ, इच्छा ये थी कि कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग हो, जहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकें, जहाँ आपको लगे कि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें आपको संतुष्टि है, वही एक इच्छा थी। और मेरी शादी भी वहीं से जोगिंदरनगर से हुई, मेरी वाइफ़ भी वहीं से हैं को स्कूल में लेक्चरर हैं, 2 बेटियाँ वो हैं। पंजाब की हैं? नहीं, वो भी जोगिंदरनगर से ही हैं अच्छा, धर्मशाला सेटल्ड हैं, धर्मशाला। लेकिन जोगिंदरनगर से हैं। 2 बेटियाँ हैं, एक ने उसी विभाग से पंजाब यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने पीजी इंग्लिश लिटरेचर किया था, उन्होंने भी वहीं से किया और अभी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रही है। छोटी बेटी है, वो अभी शी इज़ इन 10th यहाँ पे लोरेटो कॉन्वेंट दारा हॉल स्कूल है, उसमें शिमला में पढ़ती है। बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएँ हैं कि दोनों बच्चे बहुत अच्छा करें, बहुत ऊँचाई धन्यवाद। पे जाएँ। अभी वो अपने करियर के प्रति अग्रसर हैं। भगवान उनकी सभी इच्छा पूरी करें, स्वस्थ रहें और अच्छा से वो आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत पिता का धन्यवाद। दायित्व भी लेंगे जब वो आपने उस कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद फिर पढ़ाई भी वहाँ चल रही है, तो बहुत अच्छा ये रहेगा। जी। अ, कुछ कोई ऐसा बचपन की कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो, जो हिमाचल में या कहीं कोई भी जो लगता हो कि एक प्रेरणादायक हो सकता है यंगस्टर्स के लिए, नए जनरेशन के लिए, जो आपको लगता है ये बात मेरी शेयर होनी चाहिए? अ, देखिए जब गाँव में थे तो गाँव का जो सामान्य जीवन था हमने वो ज जीवन जिया जिसमें हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स भी थी, तो हम खेती भी करते थे, मैंने हल भी चलाया है, फसल भी काटी है। जंगल से हम घास भी लाते थे, लकड़ी भी लाते थे और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा-सा मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसी ड्रीम्स भी नहीं थी कि यहाँ पहुँचेंगे। हुँ, हुँ। सो यदि आप मेहनत करें, आप में डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, कुछ करना चाहते हैं, तो इवन गाँव से निकल के भी आप एक मुझे लगता है कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। हालाँकि उसके बाद मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ और शिफ्टिंग चंडीगढ़ स लाइक बहुत इम्पोर्टेंट था और
वहाँ पे फिर हॉस्टल लाइफ़ भी लीड की पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ देखते थे अपने जो सीनियर्स थे उनको पढ़ने जो उनका लाइब्रेरी में 10-10, 15-15 घंटे बैठे होते थे, तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा स्वरूप ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला। अ, बाकी तो गाँव की बहुत सारी यादें हैं, अभी भी मैं जब आपदा प्रबंधन देखता हूँ, तो वो सारी चीज़ों को गाँव के उस उन घटनाओं से या अभी तक का जो नेचर का जो स्वरूप था, उसको देखा है और अब कम कम हो रहा है, उसको भी देख रहे हैं, तो हमेशा उससे कंपेयर करते थे, अच्छा पहले वैसा होता था, कि गाँव में इस तरह की घटनाएँ होती थी, तो वो एक मुझे लेकिन लगता मंडी मंडी है पिछले सालों में, पिछले कई सालों में काफ़ी चर्चा में रहा आपदाओं को लेकर। जी, जी। खूबसूरती के लिए तो वो जाना ही जाता है, और मंडी में ज़्यादातर जो विजुअल्स आए, और जब मुझे याद है जब हम लोग पिछले वर्ष जब डैमेज लॉस असेसमेंट कर रहे थे, तो मंडी भी वन ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में था। तो आपने वहाँ बचपन बिताया और फिर आप वहाँ एक सरकारी अधिकारी की तरह जाते हैं उस गाँव में और देखते हैं कि क्या हुआ, तो क्या एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है या फिर कैसा लगता है? वहाँ पे लोग आपसे कैसे मिलते हैं? और फिर आप आपदाओं के बारे में फिर जो आप सामंजस्य स्थापित करते हैं, लोगों से बात करके, कई डिपार्टमेंट भी कार्य करते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, उनका जुड़ाव कैसे होता है आपसे? हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारा जो तहसील है, हमारा जो इलाका है रिलेटिवली स्टेबल है। जो हम जोगिंदर नगर और सरका घाट के बीच का एक रिवर क्रॉस करती है ब्यास, उसके दूसरी तरफ है। फर्टाइल एरिया है, नदी से थोड़ा दूर है, पहाड़ जेंटल हैं, तो हमारे एरिया में ऐसा उतना नुकसान मंडी में नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ सरका घाट है और उसका धर्मपुर एरिया है। और धर्मपुर एरिया पिछले 6-7 साल से लगातार प्रभावित हो रहा है हुँ, हुँ। और उसके कई कारण हैं। एक तो वहाँ पे जो जो खड्डे हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो बहुत ही फेरोशियस है। सेकंड वहाँ पे जो सॉइल की क्वालिटी है, वो उतनी स्टेबल नहीं है, स्लोप्स थोड़ा ज़्यादा हैं। अ, मंडी में जहाँ भी ये सारी घटना हुई, खासकर जो हमारा थुनाग तहसील थी, थुनाग सब डिवीज़न था, सो वहाँ पे बहुत ही एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट था और जनरली आपने जैसे देखा अ, उत्तराखंड में भी जो हुआ तो एक नाले के किनारे हुआ। लेकिन ये जो घटनाएँ मंडी में हुई अभी खासकर इस वर्ष जो हुई, वो बहुत बहुत बड़ा एरिया उसने उसको कवर किया। अ, मेबी मोर देन अ डज़न जो उस तरह की इवेंट्स हुई जो आपने धराली में, उत्तराखंड में देखी। हुँ, अ, उत्तराखंड में क्योंकि लोगों ने वीडियो देखा, लाइव उसको देखा, इस करके शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हुए, ज़्यादा लोगों ने उस विषय में बातें की। लेकिन उसी तरह की इवेंट मंडी में जैसे मैंने कहा दर्जनों जगह पे हुई और वो रात को हुई, किसी ने वो फ्लो नहीं देखा, हुँ, करके उसकी चर्चा कम हुई और शायद उसने अटेंशन कम ली। लेकिन जब आप मैंने हमेशा जहाँ पे भी इस तरह की आपदा आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ जाके ग्राउंड पे देखें क्योंकि राज्य स्तर पे सचिवालय में बैठ के आप चीज़ों को तभी अच्छी तरह से एप्रिशिएट कर सकते हैं, जब आप धरातल पे जाके चीज़ों को देखते हैं। सो लोगों से कनेक्ट करना आसान रहता है बिकॉज़ आई कम फ्रॉम द विलेजेस, आई स्टिल विज़िट माय विलेज रेगुलरली और उनकी पीड़ा जो है ख़ासकर जिसका घर चला गया, जिसकी ज़मीन चली गई, तो उसके लिए तो बहुत ही उसकी तो एक तरह से लाइफ़ डिस्ट्रॉय होगी बिकॉज़ आप दोबारा से घर बनाना और ख़ासकर उस स्थिति में जब आपके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं बची, आपका जो लाइवलीहुड का सोर्स था, जैसे इसमें थुनाग एरिया में हुँ, हुँ, लोगों ने मैं इस एरिया को लगभग 10 साल बाद विज़िट किया मैंने अभी जब ये आपदा आई। तो 10 साल और अब 2025 में इस क्षेत्र में लोगों ने बहुत आगे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए, कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़े। टोमेटो की एक बहुत बड़ी बेल्ट क्रिएट हुई जहाँ लोग लाखों रुपए का जो है टमाटर बेच के अपनी आजीविका कमाते थे। एप्पल की तरफ लोगों ने शिफ्ट किया। बहुत सारे पॉली हाउसेज़ जो लोगों ने मैंने पहली बार जब मैंने कहा कि 10-15 साल पहले गया था तो मैंने एक भी पॉली हाउस नहीं देखा। बट इस बार बहुत पॉली हाउसेज़ लोगों ने लगाए।
और मतलब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक बिल्कुल शिफ्ट कर लिया था, उनका लाइवलीहुड बिल्कुल शिफ्ट हो गया था। और वो आप उनके जिस तरह के उन्होंने घर बनाए, जिस तरह ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उससे ये लगता था कि इस एरिया में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये हमारे हम्म, एरिया का सबसे नेग्लेक्टेड, सबसे बैकवर्ड एरिया था और बहुत खूबसूरत है, तो टूरिस्ट लोग ने भी वहाँ जाना शुरू किया, काफ़ी टूरिस्ट आए। क्लब महिंद्रा का एक वहाँ पे रिज़ॉर्ट भी है, रिसोर्ट जो है। चल रहा था। जंजैली बहुत खूबसूरत है, जंजैली जो इसका हिस्सा था। लेकिन जिस तरह से वाइड स्प्रेड इवेंट धराली तो एक लोकेशन थी, यहाँ तो दर्जनों धराली आपको मौके पे नज़र आएँगे। और हम्म, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई ह्यूमन अ, एक्टिविटी नहीं थी। पहाड़ जो बिल्कुल स्टेबल था, वो बिल्कुल नीचे आ गया और उसने जो एप्पल प्लांट थे उनको उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, नदी-नालों के आस-पास का इश्यू था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। सो एक बहुत ही मैसिव और बहुत ही वाइड स्प्रेड एरिया का इवेंट था और ये मंडी में काफ़ी सालों से इस तरह का घटना हो रही है। मैं मॉनसून के आंकड़े देख रहा था, हम रेगुलरली उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो मंडी में अभी तक नॉर्मल अगर रेनफॉल होता तो लगभग 700 एमएम इस सीज़न तक होना था। लेकिन जो आईएमडी के जो आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली लगभग 1100 एमएम व्हिच इज़ 60% देन द हायर। नॉर्म, हाँ। वो रेनफॉल हुई। उसके साथ-साथ ये हुआ कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं कि एक दिन रेनफॉल हो रही है 200 एमएम। अभी जिस दिन इवेंट हुआ मंडी में द रेनफॉल वाज़ 200 एमएम। उस डे की नॉर्मल होगी 10 से 15 एमएम, जो उस इलाके में नॉर्मली होती है। सो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं जो बहुत ही चिंता का विषय है और हिमाचल में हम ये कहते थे कि कोई लैंडलेस नहीं है, कोई हाउसलेस नहीं है। मैं 2018 से देख रहा हूँ, लोग हर साल पीपल आर गेटिंग हाउसलेस एंड पीपल आर गेटिंग लैंडलेस। सो हम्म, जिसको हम एक क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं, मुझे लगता है उस तरह के रिफ्यूजीज हुआ इवन हिमाचल जैसे स्टेट में, वेयर पीपल आर अ बेटर वेल ऑफ, उनके पास शेल्टर है, उनके पास अपना बेसिक लाइवलीहुड का सोर्स है। सो दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड व्हिच इज अ वेरी सीरियस इशू। एक आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज कही विच इज रिलेटेड टू the the event which are happening in Mandi for long and that area 6 7 years and such events had happened like Uttarakhand. लेकिन उत्तराखंड को लोगों ने ज़्यादा उस पर चर्चा की, बहुत लोगों ने लिखा, अखबारों में भी, मीडिया में भी उस पर कई डिस्कशंस हुए। और जो जनरली होता है कि कोई डिजास्टर होता है तो सर्ज आता है, दैट सर्ज रिसर्च पेपर्स भी आएंगे, ट्वीट्स भी आएंगे, पॉडकास्ट भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से जो मीडिया में, सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका संज्ञान लिया जाता है, लोग उसको देखते हैं और जनता भी उससे जुड़ना चाहती है, लोग जानना चाहती है, इस तरह के वीडियो देखते हैं तो उनको एक इनक्विजिटिवनेस होता है कि ऐसा हुआ और क्या ये फुल स्टॉप है या कॉमा है या फिर ये डॉट 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 है, इस तरह के इवेंट्स क्या हमारे यहाँ भी संभावना हो सकती है जैसे वहाँ हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई और उसमें आया कि शायद हम लोगों ने पर्यावरण को, जो लैंड ऑफ गॉड है, लैंड ऑफ गॉड को लैंड ऑफ गॉड की तरह नहीं रहने दिया और इसमें कहीं न कहीं हम सब भी उसमें उतने ही ज़िम्मेदार हैं। जो आम जनता है जो जहाँ पे रहती है, जो आम जनता है जिसका जीने का संसाधन है, उनको भी कुछ और चाहिए और ये नीड जो बढ़ती जाती है, क्या वो कन्वर्ट हो रहा है ग्रीड में जिसके कारण आपको लगता है इस तरह से प्राकृतिक जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो किसी के द्वारा हो रहे हों, मैं किसी खास व्यक्ति, सरकार और कम्युनिटी पे नहीं कह रहा हूँ, एक जीने की एक वजह बन गई है अभी कि कैसे हम जिएँ। तो एक पूरा जो जीने का वातावरण है वो बदलता जा रहा है इस युग में और इस पीरियड में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि जो आपने रेंज का बताया कि 60% और 40% मोर देन द व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो इस तरह की इवेंट्स मुझे लगता है कि संभावित भी हैं, फ्यूचर में भी लाइकली टू कम हैं। अभी सितंबर का महीना पूरा नहीं हुआ है, मानसून का पीरियड भी है और आई एम सॉरी टू होल्ड यू फॉर दिस बातचीत में इन कॉन्वर्सेशन विद ड्यूरिंग दिस पीरियड।
लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और लोग वहाँ पे जो हैं, आपने एक अच्छी बात कही कि लोगों ने शिफ्ट किया अपना जीने का तरीका। आपने कहा कि हॉर्टिकल्चर बेस्ड हो गए और एप्पल का 40% कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल इंडिया के प्रोडक्शन में, इवन मोर देन दैट, 40 टू 60%। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें भी आता है कि हमारे कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे किसानों को अपने व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। दे शुड शिफ्ट, जहाँ पे वाटर टाइट स्टेट्स हैं वहाँ पे दे शुड शिफ्ट टू फ्रॉम राइस टू द नॉन वाटर इंटेंसिव प्लांट और खेती। लेकिन वो बिहेवियरल चेंज हो नहीं पाता है, और उसमें एक बड़ा अहम मुद्दा था कि शायद वहाँ पे किसान ज़्यादातर जो रहे वो इलिटरेट रहे। इलिटरेट का मतलब ज्ञान की कमी नहीं है, एक व्यवहारिक जो एक फॉर्मल एजुकेशन की बात मैं कह रहा हूँ, फॉर्मल एजुकेशन में उनके पास डिग्री नहीं है, और वहाँ इसलिए उनको इस तरह के जो एक्सटेंशन कार्यक्रम चलते हैं लोगों किसानों के लिए, वो बहुत प्रभावी नहीं हो पाते हैं उन प्रदेशों में। लेकिन आपने एक ट्रिमेंडस शिफ्ट बताया यहाँ पे हिमाचल में, तो क्या ये लिटरेसी जो 82% दिखाता है वो एक मूल कारण हो सकता है, या आपको कुछ और भी लगता है इस पे? देखिए आपने बहुत सारे इश्यूज रेज किए, so I'll try to touch all of them, starting from the last one. देखिए जब आपके पड़ोसी की जेब में पैसे आने शुरू होते हैं ना, तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जेब में पैसे क्यों आ रहे हैं, और फिर बाकी लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हर इलाके में और खासकर ये बहुत मुश्किल है कि आप जो ट्रेडिशनली आपके बुजुर्ग कर रहे थे, आपके दादा, आपके पिताजी आप कर रहे थे, उसको छोड़ के किसी और चीज़ को शिफ्ट उसकी दूसरी तरफ जाना। हम्म। अ, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सबसे जहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है प्रदेश में, वो लाहौल-स्पीति में। पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है पूरे प्रदेश में। और उसका रीज़न एक ये है कि सबसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स अगर हिमाचल में हैं, तो लाहौल-स्पीति में। लाहौल स्पीति में। वहाँ पे एक ऐसा भी गाँव था, वहाँ 1 दर्जन के करीब आईएएस थे। एक हम्म। सिंगल गाँव से, लाहौल-स्पीति, व्हिच इज़ जो पहले 6 महीने कटा रहता था पूरे प्रदेश से। अब अटल टनल बन गई तो आप बीच-बीच में लिंक हो गया। डिस्रप्शन होती है, बट अब कनेक्टेड है। सो आप कितने प्रोग्रेसिव हैं और कितना आप शिफ्ट कर सकते हो, उससे डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है या वैसी ही रहेगी जैसी है। अ, डेफ़िनेटली मुझे लगता है जैसे विभागों ने काम किया, विभाग कोशिश करते हैं कि आप ये लगाइए, अब मक्की, कणक, धान लगा के आप पंजाब और यूपी वालों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ना वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ है एप्पल। जैसे एक फ्रूट है, एप्पल या बहुत सारे और यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं जो आपको लगाने चाहिए अपने खेतों में, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत कम है। दूसरा, जब टमाटर पंजाब में उगता है तो उस टाइम हिमाचल में नहीं होता, लेकिन जब हिमाचल में उगता तो पंजाब में नहीं होता। पंजाब मतलब आई एम सेइंग एडजॉइनिंग एरिया। हम्म। तो जब हमारे वेजिटेबल्स यहाँ होती हैं तो उसको हम ऑफ सीजन वेजिटेबल बोलते हैं, और वो प्लेन एरिया में उस टाइम नहीं होती। सो दे फैच अ लॉट ऑफ गुड प्राइस। जैसे टमाटर है, टमाटर हमारा खेतों में बिक जाता है। मटर लाहौल स्पीति पांगी है ना, जहाँ पे पहुंचना भी एक चैलेंज है, खेतों में टमाटर मटर बिक जाता है, मटर बिक जाता है, आलू बिक हम्म। जाते हैं वहां पे। सो इसी तरह का कोई कैटलिस्ट हुआ, विभाग ने कोशिश की, इरिगेशन स्कीम्स वहाँ पे पहुँचाई और लोगों को लगा कि ठीक है, कुछ प्रोग्रेसिव लोग अगर पैसे कमा रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। उससे इकोनॉमी में एक शिफ्ट आता है। और वही जैसे हिमाचल में एप्पल तो था नहीं पहले, हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप तो एप्पल थी नहीं। सो किसी ने लाके स्टॉक्स ने लाके वहाँ इंट्रोड्यूस किया, लोगों को लगा, लोगों ने देखा कि इससे पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहे हैं, अच्छा फ्रूट है, तो सबने लगाना शुरू कर दिया। तो उसी तरह का शिफ्ट उस वैली में मैंने देखा। मैं कुछ साल पहले भी गया था, 23 में भी वहाँ पे समस्या हुई थी। तो तने मैंने देखा कि लाखों के टमाटर, और उसको थोड़ा-सा मीडिया में भी काफ़ी अटेंशन मिली थी। एक फार्मर ने बहुत मतलब उसकी आमदनी हुई टमाटर बेच के, क्योंकि ऑफ सीज़न है। तो इसी तरह का हिमाचल में काफ़ी जगह हो रहा है, और उस वैली में खासकर काफ़ी बड़ा एरिया है। आप कम से कम 40-45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ। लोगों ने ये किया, और एजुकेटेड तो है ही हिमाचल में, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी है। सब कई बार केरला हमारे से आगे निकल जाता है, कई बार हम केरला से आगे निकल जाते हैं। सो लिटरेसी है हिमाचल में, और जब
किसान कन्विंस हो जाता है तो नेचुरली वो शिफ्ट करता है, अदरवाइज वो ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो करता है जो सस्टेनेंस लेवल पे रहता है। दूसरे हमने कहा कि उत्तराखंड को जैसे ज़्यादा अटेंशन मिली, हिमाचल को नहीं मिली, उसका रीज़न एक तो मैंने कहा कि उस इवेंट को लोगों ने कैप्चर नहीं किया। रात को 12-1 बजे के करीब हुई, जब लोग सोए हुए थे और उसको किसी ने देखा नहीं। लेकिन हिमाचल के 2-3 वीडियोज़ एक खनियारा में हुआ था, धर्मशाला में, पावर प्रोजेक्ट के पास, और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस पावर हाउस में एक वेल्डर था, वो ऊपर रूफ में वेल्डिंग कर रहा था। अगर आप देखोगे तो धराली जितना ही भयानक फ्लैश फ्लड उस रिवर में आया। स्मॉल रिवलेट है और सिर्फ जो पावर प्रोजेक्ट के जो लेबर थी बेचारी वो उसकी विक्टिम बनी। बाकी वहाँ नीचे क्योंकि एक नेचुरल कोर्स था, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं था, सो उसमें से वो फ्लड आया, निकल गया। किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन हमने सैटेलाइट इमेजेस लेके जानने की कोशिश की कि कहीं ऊपर कोई ग्लेशियर तो नहीं था जो बर्स्ट हुआ या कुछ हुआ। ऐसा ग्लेशियर हमें नज़र नहीं आया, ना कोई लेक नज़र आई, क्योंकि बहुत ही नैरो वैली है, हो सकता है वी मिस्ड समथिंग, बट इसी तरह की इवेंट वहाँ पे हुई। 2024 में शिमला में एक समेज गाँव था। इसी तरह का इवेंट हुआ जिस तरह से दराली में हुआ। एक गाँव जो बसा हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन एक इवेंट हुआ और वो पूरा का पूरा गाँव गायब हो गया। मतलब घरों की ईंट भी नहीं मिली और मैक्सिमम लोग नहीं मिले। लगभग 50 लोग उसमें विक्टिम हुए थे। 2-3 लोकेशन था, कुल्लू का बागी पुल था और शिमला का समेज था। तो समेज और धराली का ऑलमोस्ट सेम कहानी मुझे नज़र आती है कि सैकड़ों साल पहले कभी कोई इवेंट हुआ होगा, उस इवेंट ने आके माँ को वहाँ पहुँचा दिया, है ना? लोगों को एक टाइम के बाद लगा, मे बी 200-300 सालों के बाद लगा कि ये तो सेफ जगह है, नाला तो साइड पे निकल रहा है। तो उसमें लोग बसने शुरू हो गए, उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर शुरू हो गया। अब समस्या ये है कि लोगों को ये समझना, मे बी एक साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर में अंडरस्टैंड कि ये तो भी ये जगह वल्नरेबल है, लेकिन एक आदमी जो उसके दादा वहाँ रह रहे हैं, उसके पिता वहाँ रह रहे हैं, उसका परिवार रह रहा है, उसको ये समझना कि ये वल्नरेबल लोकेशन है, शायद उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल। एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू से सिटिंग इन द रूम्स कि ये तो लोगों ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जान के, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ़ को रिस्क में लिया। ठीक है, मतलब देखिए, एक एक तो ये हो रहा है कि जो हैज़र्ड है उसका नेचर चेंज हो रहा है। हुँ, उसकी हैज़र्ड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। हुँ, क्लाइमेट चेंज मुख्यतः कारण इसका पॉसिबल है, क्योंकि वार्मिंग हो रही है, हिमालयाज़ में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और मैंने 2013 में देखा था जो उत्तराखंड में हुआ, वो हमारे किन्नौर के एरिया में भी वो इस इवेंट का इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल हम पहाड़ के इस तरफ है, जो आपका केदारनाथ, जो केदारनाथ वाली जो इवेंट थी। तो अब बारिश उस जगह पे हो रही है जहाँ ग्लेशियर्स हैं, उनमें पानी गिर रहा है। नेचुरली वो पिघल रहे हैं, उनके साथ मिट्टी आ रही है, मोरेन आ रहा है उनके साथ नीचे। हुँ, तो नेचर चेंज हो रहा है। सेकंड ये है कि ठीक है, हमें नहीं पता था, या बेचारे जो गाँव के लोग हैं जिनको नहीं जानकारी, जो वहाँ बैठे हैं, कि ये जगह तो नदी की है और नदी कभी न कभी उसमें दोबारा रिविज़िट करेगी। सो वल्नरेबिलिटी हमने क्रिएट की, उसके लिए तो सभी ज़िम्मेवार हैं, शायद सिस्टम ज़्यादा ज़िम्मेवार है देन लोग, ज़िम्मेवार लोग भी हैं। क्योंकि अगर वो एक्सपोज़र नहीं होगा, वल्नरेबिलिटी नहीं होगी तो डिज़ास्टर नहीं होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हिल्स में आप देखें कि जो डेवलपमेंटल ऑप्शंस हैं, वो लोगों के पास बहुत लिमिटेड है। हुँ, यू आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ हैज़र्ड्स। हुँ, टोटल जो आप हैज़र्ड काउंट कर लो, उसमें हिल्स में देख लें, सो या तो आप नदी नाले के नज़दीक हैं या आप स्टीप हिल्स के नज़दीक हैं। So the area available for housing, for development, for livelihood is very, very limited. And second, there's a lot of land is classified as a forest land. So you हुँ, can't do anything there. और मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शायद ब्लेम गेम जो है वो उस पे फ़ोकस हो रहा है।
आप अर्ली वार्निंग देखिए, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं जो अर्ली वार्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट का मैंडेट नहीं है अर्ली वार्निंग जनरेट करना, डिसैमिनेट करना मेरी जिम्मेवारी है, बट जनरेट करना किसकी जिम्मेवारी है? सो नेशनल आपने गवर्नमेंट। क्या फोकस किया हिमालयन स्टेट में टू स्ट्रेंथन द ऑब्जर्वेशन नेटवर्क एंड टू इशू अर्ली वार्निंग? वी हैव नॉट डन इट। एक साल में अगर हम एक रिपोर्ट जनरेट कर लें कि इतनी ग्लेशियर लेक्स हैं, is that going to serve a purpose? It is not going to serve a purpose till you start monitoring them, till you start generating early warning. So बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई है और लोग और सिस्टम उसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर मेनी प्लेयर्स इन दिस फील्ड एंड एवरीबडी हैज टू गेट एक्टिव। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव रेज्ड. I remember when I was heading the SARC Disaster Management Center. During that time, we had a program with the all the 8 member states in the region, South Asia region, and state like Afghanistan and Nepal. They came up with this kind of a proposition that SARC should develop a kind of a program on avalanche. But that is the biggest part which is going to affect them in the future and also today, which is affecting. तो इस दौरान हम लोगों ने फिर सासे के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बात की, और ये बात की सासे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और होम अफेयर्स के साथ मिलकर उनके साइंटिस्ट ने एवलॉन्च, जो आप ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल फॉर द टाइम विच आप कह रहे हैं. हैजार्ड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जी हैजार्ड के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और हैजार्ड के डायनेमिक्स के साथ साथ इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों में परिवर्तन आ रहा है. तो लाइफ एज यूजुअल हम उस चेंज के साथ अगर नहीं करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी और हाई वर्नेबिलिटीज. सो इसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई होंगे. इसमें जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, ये बात इसमें भी आई, उत्तराखंड के इसमें भी, कि पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट और इस जो मैक्सिमम रेंज जो आपने भी जिक्र किया, मैक्सिमम रेंज एट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो इसको किस तरह से हम एक अगर आने वाले कल के लिए अवलांच, ग्लेशियर्स, बहुत सारे लेक्स बने हैं ऊपर के रीजेस में, और हम ये कहते हैं कि जब तक हम माउंटेन को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, पहाड़ों की देख रेख नहीं करेंगे, तो प्लेन्स भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्लेन्स का जीवन भी माउंटेन से लिंक्ड है, अलग नहीं है. पहाड़ से सारी, चाहे वो नदियों का सृजन हुआ हो, और नदियों के सहारे जो पूरी सभ्यता का विकास हुआ और हम लोग इस पे आधारित हैं, तो क्या, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ और प्लेन का क्या कोऑर्डिनेशन संभव हो सकता है ऐसे में. दूसरी, पहाड़ों के राज्य जितने हैं उसमें क्या कोऑर्डिनेशन की संभावना बन सकती है नई चीज़ों को देखते हुए. और तीसरी चीज़ है, जो एक राज्य और जो हमारे एजेंसीज हैं, जो नेशनल एजेंसीज हैं, NIDM है, NDMA है, NDRF है, साथ साथ आपके क्योंकि ये सारी इश्यूज है ना, आपका स्टेट भी एक बॉर्डरिंग स्टेट है, और परफोरेशन होने के कारण इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, तो एक नेशनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं. जस्ट मैं एक ये बात कह रहा हूँ, ताकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हमारी एजेंसीज एक सशक्त रूप से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर लगाएं तो हम इसको प्लग इन कर सकते हैं, शायद ऐसा लग रहा है मुझे. आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, हमारी 66% लैंड फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें से 30% से ज़्यादा ऐसा है जो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, हम्म, और वो सारी ऑक्सीजन जो है वो हिमाचली नहीं लेते, वी प्रोवाइड ऑक्सीजन, वी आर लंग्स फॉर द एडजॉइनिंग स्टेट्स, हम्म, दैट इज वन, दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड. सेकंड, जिस दिन ग्लेशियर्स पिघल गए उस दिन हिमाचल की हालत तो खराब होगी, हिमालयन स्टेट्स की, पर प्लेन्स को पानी नहीं मिलेगा. वी आर दी वाटर मशीन. हम्म, एंड इफ वी आर आस्क्ड टू से कि आपने अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को, अपनी इनकम की नीड्स को अपने ऊपर जनरेट करना, खुद ही उस पर निर्भर रहना, तो संभव नहीं है. फिर नेचुरली, फिर अगर आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे, आप उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना विकास के लिए धन जुटाएंगे, अपने बजट के लिए धन जुटाएंगे. और हिमाचल काफ़ी टाइम से इस बात की एडवोकेसी कर रहा है कि हम सिल्वीकल्चर नहीं कर रहे हैं, हम्म, जिससे हमारी आमदनी हो सकती है, क्योंकि हमें रोका जा रहा है, बैन है.
तो उसकी किसी ना किसी तरह से कंपेंसेशन ज़रूरी है। और जो हिल एरियाज़ हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, अगर वो कंज़र्व्ड रहेंगे, तो ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगी और पानी भी उपलब्ध होगा, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उनकी सर्वाइवल पे ही जो हमारे प्लेन्स हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसमें कोई संशय नहीं है। एंड सेकंड, इन स्टेट्स को भी डेवलप करने का अधिकार है। लोगों को अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का अधिकार है। अपने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का अधिकार है। और हमें ये लगता है कि सभी को लगता है कि पर्यावरण सिर्फ हिल्स में है। पर्यावरण तो दिल्ली में भी है, हुँ, पर्यावरण तो बॉम्बे में भी है। हुँ, तो उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। और ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंटल मॉडल है, जैसे ये बात कह रहे हैं कि हिमाचल में 4 लेन्स नहीं होने चाहिए। हिमाचल में क्यों नहीं होने चाहिए 4 लेन्स? लेकिन 4 लेन्स का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हुँ। आप हिल काट रहे हो, तो साथ में उसको स्टेबलाइज़ करिए। ये नहीं कि 35 किलोमीटर काट दिया, उसके बाद फिर आप स्टेबलाइज़ करने लगेंगे। वो मॉडल में समस्या है। अभी सो मैं आपको जी। हाँ, सॉरी आप अपनी बात पहले हाँ, पूरी तो कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप 100 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे ले रहे हैं, तो आपके समय की वैल्यू तो है ही। साथ में आप कितना पेट्रोल और डीज़ल कंज़्यूम कर रहे हैं, उससे कितनी ग्रीन हाउस गैसेज़ जनरेट हो रही हैं और किस तरह से वो क्लाइमेट को अफ़ेक्ट करेगा, ये भी देखने की आवश्यकता है। हुँ, रोड बेहतर बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, जहाँ 4 लेन है, 4 लेन बनने चाहिए, जहाँ 2 लेन है, 2 लेन बनने चाहिए। लेकिन जो हिल कटिंग है, उसको साथ-साथ स्टेबलाइज़ करना जो है वो प्रोजेक्ट का कंपोनेंट होना चाहिए, दैट्स वन। हुँ। सेकंड, जितना भी मक जनरेट हो रहा है, उसकी साइंटिफिक डिस्पोज़ल, उसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, तो जितना रेनफॉल हो रहा है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। मतलब हुँ। उसका डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन दैट। और सड़कों के आसपास का जो ड्रेनेज है, या ऊपर से जो पानी आ रहा है, या सड़क को क्रॉस करके जो पानी आ रहा है, जब तक वो नाले में ना मिले, वहां तक 4 लेन वाले की, 2 लेन वाले की जिम्मेवारी होनी चाहिए। उससे होगा कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सस्टेनेबल होगा, स्टेबल होगा, ग्रीन हाउस एक्चुअली गैसेस जो का आप कह रहे हैं एमिशन राणा कम साहब, होगा। जी। जो आप कह रहे हैं जैसे जो सड़क बना रहा है, सड़कों की ये ज़िम्मेदारी केवल सड़क का निर्माण नहीं है। और जो सड़क के आस-पास में जो आपने कहा कि छिछला किया पहाड़ को, थोड़ा काटा, पहाड़ की कटाई हुई, तो उसको स्टेबलाइज़ भी करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। ये उनके डीपीआर में निश्चित रूप से इसको देखा जाना चाहिए कि कितनी लंबी वो कितनी सड़क बना रहे हैं और साथ-साथ कितने पहाड़ या पर्यावरण को का सहयोग ले रहे हैं उसमें और उसको किस तरह से हम रीबैक कर रहे हैं। अभी मैं मसूरी गया था, एक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में एक चर्चा थी अर्बन रेज़िलियंस पे, उसपे मेरा व्याख्यान था, मेरा लेक्चर था, तो मैं उसमें गया था। उसके बाद फिर मैं नागालैंड गया, अभी मणिपुर, उसके बाद फिर मैं मेघालय और सिक्किम के रास्ते पे गया। चारों तरफ मैंने एक बरसात का समय है, इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक लैंडस्लाइड एक हमेशा हर क्षेत्र पे मिला, लाइव लैंडस्लाइड्स मिले। जैसे अभी नागालैंड के रास्ते पे था, तो बारिश शुरू हुई और मिट्टी का रंग बदल गया। वो मिट्टी का रंग, पानी का रंग जो पीले रंग का और गाढ़े ग्रे कलर का जो हो जाता है उसमें, तो मुझे लगा कि एक लाइव लैंडस्लाइड होने वाला है। कहीं मिट्टी खिसक रही है, मैंने गाड़ी रुकवा दी और वो बड़ा पत्थर बोल्डर ऊपर से आया। तो ये एक आम जनता को इस तरह की समझ, क्योंकि सड़क बन गई है, लोग यात्रा कर रहे हैं, वो बारिश होती है, कार में थोड़ा सेफ होता है, गाड़ी बंद, शीशे बंद किए और निकल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे अभी सड़क का निर्माण हुआ, एक स्थिति ऐसे है, इस स्थिति में भी हमें अगर नुकसान को कम करने के लिए, जो आपने कहा कि वार्निंग डिसेमिनेशन या लोकल कुछ नॉलेज इस तरह की, क्योंकि लोकल नॉलेज भी बहुत नहीं होगी, क्योंकि पहले सड़कें थी नहीं, पहाड़ में लोगों को पैदल चलने की आदत थी और ये इस तरह का निर्माण हुआ। पहले पहाड़ों में ये कहते थे कि तेज से बात मत करो, तेज से एक साथ 10 लोग चलो नहीं, तो कि पहाड़ में इको होगा, तो पत्थर गिर सकता है, उसमें भगवान को लोग कहते थे नाराज हो जाएंगी।
वन देवी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि कानून नहीं थे उस समय, तो इस तरह की चीज़ों का सहारा लिया जाता था पुराने टाइम में। तो क्या इस तरह की कुछ जानकारी जो आम व्यक्ति की क्या भूमिका होगी, सरकार उसमें किस तरह की इनिशिएटिव्स ले रही हैं? क्योंकि लास्ट 3-4 इयर्स में हिमाचल में कई इस तरह की आपदाएँ आई हैं, और जहाँ पे आपने बताया पावर का सरप्लस स्टेट है हिमाचल, वहीं पावर सेक्टर से भी बहुत नुकसान वहाँ पे देखे गए हैं, उनका उनका खुद का नुकसान बहुत हुआ। डाउन द स्ट्रीम बहुत नुकसान हुए, विकास हो रही है। साथ-साथ अगर शिमला को देखें, तो पहाड़ नज़र नहीं आता। एक तरफ से जैसे आप शिमला में घूमते पूरा वो कंक्रीट, वो घर ही घर दिखता है, जबकि ये ज़ोन 5 में है। और एक हमने नेपाल का भी अर्थक्वेक देखा, बहुत बड़ा, और सिक्किम का भी अर्थक्वेक देखा। तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में गॉड फॉरबिड एक कंसोलिडेटेड एक्शन प्लान या फ्रेमवर्क, मल्टी हैज़ार्ड, आपने कहा कि प्रेशर तो है, विकास हमारा एंटाइटलमेंट है, वो भी ज़रूरी है। और उसके साथ लिव विद द रिस्क कैसे हो सकता है? हैज़ार्ड के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन दिख रहे हैं। कह कह रहे हैं कि वो एक चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और साथ-साथ एक लाइफ़ एंड लाइवलीहुड को भी, और उनके एस्पिरेशंस जो हमारे यंग इंडियंस हैं, जो यंग हिमाचलीज़ हैं, उसको भी पूरा करना है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एवरीथिंग। कॉम्प्लेक्सिटी, हैज़ार्ड भी बढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ, यस। रिस्क भी हो रहा है, ग्लोब भी हो रहा है, और लोगों को बढ़ना भी है, लोगों को एस्पिरेशंस भी है, उनका एंटाइटलमेंट भी है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हुँ, अनकंस्ट्रेंट्स भी हैं। सो ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ we are looking at this, how, what kind of a strategies which we should have, or the government has taken initiative, all the sectoral initiatives for taking all together। और उसमें एक जो इवेंचुअलिटीज है, जो डिजास्टर होता है बीच में, जो एग्जाम्पल यही है कि लास्ट डिजास्टर में आपने यू लॉस्ट more than 2,000 crores of rupees in one single event। हुँ। So how all these will go as a kind of protecting the development gains, and also protecting the aspirations of the citizens there in the Himachal। जी, जी। अ, ये बात सही है कि जो हमारा जो रिस्क है, जो ओवर द इयर्स हमने बिल्ड किया है, खासकर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, पर्टिकुलरली इन दी हाउसिंग सेक्टर, वो बहुत बड़ा है। और 2023 में जो हमने पीडीएनए किया, उसमें हमारे लगभग 24,000 स्ट्रक्चर जो थे, मेनली उसमें लोगों के घर थे, वो अफेक्ट हुए। और उसकी बहुत सारी लर्निंग्स थी जिसको हमने डॉक्यूमेंट किया। अ, जो ऑलरेडी बिल्ट अप एनवायरनमेंट है, उसको सही करने में एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें रेट्रोफिटिंग इज़ वन ऑप्शन, जिस पे काम शुरू किया गया है राज्य में। फ्यूचर में लोग बेहतर घर बनाएँ, हैज़ार्ड रेजिस्टेंट हों और उससे रिस्क बढ़े ना, रिस्क कम हो, उसके लिए बहुत सारे आईसी एक्टिविटीज़ पे काम चल रहा है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम चल रहा है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, मेसन्स हैं। लंबा काम है, लेकिन दैट बिगिनिंग हैज़ बीन मेड। और अभी हमारी जो स्पेशियल प्लानिंग है, बाय द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उसमें भी काफ़ी काम आगे हो रहा है। हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज़ रूरल एरिया में अभी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं थे, उसके लिए भी एक ड्राफ्ट रेडी है। मुझे लगता है गवर्नमेंट जल्दी उसको रेगुलेट करेगी, तो एनी कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरिया with a built up area of more than 1,000 square feet will be regulated by the government। बहुत बड़ी जो लर्निंग है कि हम किस तरह से जो फ्लड प्लेन एरिया है, या ऐसा एरिया जो फ्लडिंग से या क्लाउड बर्स्ट जैसी इवेंट से अफेक्ट हो सकता है, उसकी जोनेशन करें और उसको रेगुलेट करें। उसके ऊपर अभी थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमने काम शुरू किया था ब्यास बेसिन में। अ, अभी वर्ल्ड बैंक के साथ एक एंगेजमेंट प्रपोज्ड है, तो उसमें पूरे स्टेट का फ्लड ज़ोनेशन पे काम होगा, ताकि फ्यूचर की जितनी भी हमारी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या लोगों के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, उसको हम रेगुलेट कर पाएँ। सो दैट जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के माध्यम से डैमेज होगा, उसको हम रिड्यूस कर पाएँ। Earthquake is a huge
hazard for us, and as scientists keep telling that Himalayas mein next big one is overdue, so it's a very serious cause of concern. कुछ फ्लड अर्थक्वेक मिटिगेशन पे भी एक प्रोजेक्ट एनडीएमए के साथ इम्प्लीमेंट होगा, अर्ली वार्निंग का एक कंपोनेंट उसमें होगा, लेकिन इस बात से कोई मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है कि द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी व्हिच हैज बीन बिल्ट ओवर ईयर्स, उसको उस रिस्क को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। डिजास्टर मैनेजमेंट को एक अलग सब्जेक्ट ना देख के उसको एक पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस माना जाए, इसके लिए डायलॉग भी चल रहे हैं, कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस, हमारी कैबिनेट सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके और रिहैबिलिटेशन इश्यूज को लेके डेलिब्रेशन हुआ, दैट रिपोर्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट। उसमें भी कुछ इश्यूज जो हैं वो आगे आके इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो, और हम अपने डेवलपमेंट एस्पिरेशन, अपने लाइवलीहुड नीड्स को प्रकृति के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके प्रकृति के जो है वो उससे कंप्लायंट हो, उसकी एक कोशिश की जा रही है, और उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर दैट व्हाटएवर you do is sustainable and respect the forces of nature also. But जी is जी it easier said than done? The challenge is huge, but I think 2012 say the state has been working very seriously on many fronts, and you have been connected with us and you are aware of many of those initiatives. But as I said that uh, shayad, I don't know how much time the state has, particularly the earthquake is concerned. सो उसमें तो आपकी तैयारी में ही 100 साल लगेंगे, आपको अपना सारा बिल्ट अप एनवायरनमेंट ठीक करना है, या जो जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है जो डेमोलिश होगी कभी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगी, उसमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। नई वाली रेगुलेशन पे काम काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है, और लोग आप तो भी अब खुद आजकल संयुक्त ये राष्ट्र संघ आप जी, तो जी। खुद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी के साथ काम किया है आपने, जी, और जी, जी। आपके अपने जैसे वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। इस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आपसे जुड़ रही होंगी इस कार्य को करने में। जो आपने जी। एक सबसे बड़ा कंसर्न रेज किया कि अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में अर्ली वार्निंग को अगर मान लें कि अर्ली वार्निंग तो है ऑलरेडी, क्योंकि आइडेंटिफाइड है, एनर्जी पेंटअप है, और एनी टाइम्स जिस बस जी कहते हैं आज से 50 साल में कभी भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ जो एक सिचुएशन बनी है पहाड़ों में और पहाड़ के राज्यों में, उसमें हिमाचल भी वन ऑफ देम है। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि साथ में 2 हमने अर्थक्वेक देखी, एक सिक्किम का देखा और दूसरा एक नेपाल का देखा, जो हमारे बाजू में है, पड़ोस में है। और उसमें जो चैलेंजेस आए, जिससे फ्रेजिलिटी और बढ़ गई पहाड़ों की, उस फ्रेजिलिटी के साथ जहाँ हम कह रहे हैं कि इतने सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो नेशनल एजेंसीज के साथ आपके इस तरह के कोई चिंता पे चर्चा हुई अर्थक्वेक को लेके कि किस तरह से एक अगर हाइडल पावर का अगर इस तरह के उसको नुकसान पहुंचता है तो डाउन द स्ट्रीम वाटर फ्लो भी बहुत होंगे। उसके लिए किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे संभावित जो खतरे हैं वहाँ पे हमारी जो आम जनता है, ये पूरे जो आपने कहा ना कि विकास में लाने की बात है, हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली चेंज द बिहेवियर ऑफ द गवर्नेंस, change the behavior of the people, change the behavior of everyone, those who are there, and also the tourists who are actually visitors of that particular area. ये बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है। जो आपने कहा एक मुश्किल क्षण से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल क्षण में हार तो नहीं मानना, लगे रहना। आपने कई इनिशिएटिव्स की भी चर्चा की। तो हाउ डू यू थिंक दैट इज द रोल ऑफ अदर प्लेयर्स ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो हमारे लोकल जो गवर्नेंस के लोग हैं, उसके अलावा किस तरह के लोग इसमें जुड़ें जो एक जिसको कह सकते हैं कि
रिस्क के अगेंस्ट में एक मुहिम हो कि हमें इसको कम करना है? देखिए, डिज़ास्टर सभी को प्रभावित करता है और सभी की ज़िम्मेवारी है कि वो उसके लिए तैयारी करें और जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करें। पावर प्रोजेक्ट्स के साथ हम बड़े लगभग 2018 से बहुत सीरियस डिस्कशन में हैं। रेगुलर रिव्यू भी हो रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स का डाउनस्ट्रीम अर्ली वार्निंग नॉन एक्जिस्टेंट था इन 2018. As on today, except for few power projects, everybody have installed early warning system. जब भी पानी रिलीज होता है तो उसका सायरन के माध्यम से विच हैज वॉइस मैसेजेस बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट यदि लोकल आदमी है तो उसको भी समझ आ जाए, यदि कोई टूरिस्ट है तो उसको भी समझ आ जाए। And I think in next year or so, I think all power projects will have early warning. अर्ली वार्निंग के अलावा उनका जो एक डैम ब्रेक एनालिसिस है वो भी सभी पावर प्रोजेक्ट्स ने कर लिया है। सो वी नो इफ द डैम ब्रेक्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद डाउनस्ट्रीम उन्होंने मार्किंग करनी है। सो दैट मार्किंग इज आल्सो इन द प्रोसेस। एक इमरजेंसी एक्शन प्लान हर पावर प्रोजेक्ट बनाता है और सभी के जो इमरजेंसी एक्शन प्लान्स हैं दे आर बीइंग रेगुलरली रिव्यूड। साल में एटलीस्ट 2-3 बार हम पावर प्रोजेक्ट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। एटलीस्ट बिफोर मॉनसून सीरियस रिव्यू मीटिंग इज हेल्ड विद देम। उनका जो एक कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसमें सैटेलाइट फ़ोन्स की कनेक्टिविटी को भी हमने ऐड किया है। पहले टेरेस्ट्रियल या मोबाइल नेटवर्क था, वो जनरली अफेक्ट हो जाता है इन डिज़ास्टर एंड वी सॉ इट इन 2023 आल्सो। So now every power project, one in the dam site and one in the powerhouse, has a satellite phone which is accessible to us also. तो उनका आपस में कम्युनिकेशन रहे। सो जो डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 में, उसके रेफरेंस में स्टेट डैम अथॉरिटी स्टेट में बननी है विच इज नाउ इन प्लेस एंड इट इज रेगुलरली होल्डिंग dialogue with them and ensuring that the legal provisions of the Dam Safety Act, which includes your dam break analysis, emergency action plan, early warning, and everything. So that is happening. Similarly, कुछ बड़े डैम्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेगुलेट करती है। देयर इज अ नेशनल डैम अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल आल्सो। So that's happening. In fact, if we look at our approach to the disaster management and reducing the risk, we are in dialogue with almost every stakeholder, whether it is school, it is hospital, it is private individual, it is government agency, it is central agency. So everybody is in loop. Things are moving and they would move with their time because there are many actions which will take a longer time. Early warning as such, we are working with the AFD also, which is a French development assistance, and we will be working to install multi-hazard early warning for all the hazard in the state. So बहुत सारे fronts पे काम हो रहा है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन पे काफी काम हो रहा है। So we are actually now mitigating landslide on the ground. We are actually mitigating floods on the ground. So बहुत सारी mitigation activities चल रही हैं। Uh, it is not a short term thing which will happen in few years. It will But flow with the development. we are moving slowly in that direction. But at the same time, as I said, the intensity frequency of the extreme event is also increasing. So that's a huge एक आपने challenge. बात कही कि हम मल्टी हैजर्ड वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही थी, इसको हम मॉनिटरिंग ऑफ हैजर्ड्स कर सकते हैं क्या? लाइक लैंडस्लाइड मॉनिटर कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, सिमिलरली क्लाउड बर्स्ट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। सो अगर हम मॉनिटरिंग अगर इस हैजर्ड को करते रहें और फिर वार्निंग दे दें लोगों को, तो एक बड़ी संभावना बनती है। तो अगर इसमें लिंक कर सकते हैं वार्निंग, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम, जैसे जहन में बात हो सकता है इस प्रोजेक्ट का पार्ट हो। देखिए, नो वार्निंग कैन बी इफेक्टिव इफ योर ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क इज पुअर। Our main challenge in Himachal, and I think it is same situation is across the country, the monitoring and observation network is very poor. So on the one hand, we'll be trying to densify that monitoring network, whether it is setting up automatic weather stations or rain gauges or flow meter, monitoring glaciers or glacier lakes,
and landslide and others. So that will be one part of the early warning, and second will be actually disseminating early warning to the people who may be लेकिन vulnerable. शुरुआती में आपने जो कहा कि अर्ली वार्निंग इज नॉट द स्टेट सब्जेक्ट, और फिर आपने अर्ली वार्निंग में इन्वेस्टमेंट की बात की। मैं एक इंसिडेंट, जब मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था और उस समय एक प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिला वहाँ पे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में मैं काम कर रहा था। और आंध्र प्रदेश में वी वर डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड तो रेन गेज सिस्टम वगैरह सब काफ़ी डेवलप हुआ। द आइडिया वॉज टू गिव वार्निंग टू द लोकल पीपल एज सुन एज पॉसिबल, where this again the question of protocol came, that whether the warning is to be given by the state or warning to be received by the state and disseminated by the local government. इसको आपने बोला भी, आपने फ्लैग भी किया इसको। इस पर मैं कोई अभी जवाब नहीं चाह रहा आपका, बट मैं चाह रहा हूँ But कि I'll इसको। give answer. ओके, प्लीज गो I'll give अहेड। answer to that. See, पूरे प्रदेश में 20 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ना, एंड वी हैव एन एरिया ऑफ अराउंड 55,000 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में क्लाइमेट चेंज हो जाता है, रेनफॉल का पैटर्न या दूसरे एग्जैक्टली, पैरामीटर बदल चेंज हो जाता है। जाते हैं। So, following the footsteps of Uttarakhand, we have decided that we'll invest on the observation network, provide this data to the National Early Warning Agency, so that they are better equipped, and they use this data for generating early warning and also generating database also. So we have already signed an MOU with the IMD. We are trying to sign an MOU with the CWC also, because flash flood is certainly a serious राइट। issue. And both are in fact connected. If rainfall will happen, flash flood may also happen. So, so we are committed to increase our network. And then of course we don't have scientists and we don't have a mandate to generate early warning. So that एग्जैक्टली। will be done by the central agencies who are available in the state. As far as dissemination is concerned, that's my responsibility. But for that also, NDMA has just issued a detailed instruction. I read it yesterday only. There are uh, early warning generating agency and there are early warning disseminating agency. SDMA is a disseminating agency, and national agency which are responsible for early warning, IMD, CWC, DGRE, and others. But the guideline also say where the lead time is very less. अब जैसे लाइटनिंग के केस में हाफ एन आवर, फ्लैश फ्लड के केस में भी आपको इतना की टाइम मिलेगा। तो अगर अर्ली वार्निंग एजेंसी डिसेमिनेटिंग एजेंसी को अलर्ट भेजेगी तो जब तक वो कुछ एक्ट करेगी तब तक तो इवेंट हो जाएगा। So the guideline also say that the early warning generating agency will also be responsible for disseminating these warning where the lead time is very less. है ना? सो वो आई थिंक बड़ा क्लियरली परसों ही मुझे डाक में ये मिली थी और कल मैंने उसको पढ़ा। इट्स वेरी यूजफुल एंड द clarity about the role and responsibility has been very clearly laid down. It was also earlier there, but now it is in the black and white. गुड। So सो एक इससे ये बात बनती है, लास्ट टू क्वेश्चंस, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट टू क्वेश्चंस, वन इज दिस की rebuilding as a kind of a good response system. If you have a warning system, quick evacuation, and even if in case disaster happens, people to be rescued as quickly as possible, so that the life-saving time could be as a golden hour can be utilized. उसके लिए जैसे लाइक NDRF, SDRF की व्यवस्था है, नेशनल लेवल पे NDRF है, स्टेट पे SDRF है। Many of the agencies now, private security agencies, are manning very critical installations in many of the states. So, and like we at IISSM, we have signed an MOU with the Department of Fire Civil Defense, Ministry of Home Affairs, for actually taking this, how these private security agencies, which are almost 90 lakhs in the country number, where the state police is only 25 to 30 police, government policing. So their role is going to be very, very critical in the times to come. So they are spreading, and then in 20 years of time, it will be going as a more than 2 crores of the private security
personnel working in the country. And then the size of the state police will not be that in proportion will increase. So how do you see their role in the future in the whole disaster management framework? As today, they are not included in the disaster management response plan. So how do you see like the government of India has directed that they should be part and parcel of the civil defense volunteers also, so that at the time of war, geopolitical things are changing. So they are the people there who can actually informed also, trained people also, and evacuate people also. What is your view on हाँ, that? देखिए जो अ, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में Solan, जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, दे हैव सिक्योरिटी एंड दैट्स ऑल प्राइवेट। और जो यू आर अवेयर दैट जो उनका जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है, सो दे आर पार्ट ऑफ दैट प्लान। So I'm sure the industrial people who are managing those industry have been training them in at least in the industrial safety part और जो भी एक safety plan है industry का. And we have an off-site emergency plan, so we generally conduct regular mock drill with the industries, and their security guard are part of it. स्पीकिंग ऑफ सिविल डिफेंस का आपने कहा कि सिविल डिफेंस में हिमाचल और दिस इज अ मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो अंडर द सिविल डिफेंस एक्ट कि हमने 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज टू बी ट्रेन्ड इन सिविल डिफेंस एंड वी हैव स्टार्टेड दैट प्रोसेस इन हिमाचल वी हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर दैट trainings will roll out they are in fact started now सो ये लोग जो जितने भी जो सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं दे शुड बी एनकरेज एंड आई एग्री विद यू टू एनरोल देमसेल्फ एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर दैट्स अ वेरी गुड सजेशन और उससे फायदा ये होगा कि दे आर एट वेरी क्रिटिकल लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट एंड अक्रॉस द कंट्री so there will be a good resource for their own institution and for the local administration and for the country as a whole. so they don't have to also travel from one place to other place. They are manning the same place where they Yes, have it. So their travel time is zero, and they can do that needful at the golden hour. Maybe a बिल्कुल। state can look this as a kind of opportunity for the future also. Uh, you said last point that 28,000 houses collapsed. Something you gave the 2,800 or 20,000? 24,000 structures, which included 24,000 houses, structures. cow sheds, Yeah, toilets, all together, shops, all together. kitchens. Yes. So, and state is also rebuilding the state. This as a kind of a build back better or resilience, something like that. If disaster happens, it should not get hurt again. Do you see the state exchequer is coming into existence in terms of that state would help this reconstruction? How do you see that can also be one of the alternative building financial resilience of the state if the disaster is so high in bringing say insurance and other financial tools also in place? How do you see as a state whether you're thinking of that? Nagaland has already gone ahead. So Nagaland is one of the pioneering states. You can say that, like parametric and all they're brought in. So as one of the Himalayan states, how do you see about this? The state government announced a special relief package post 2023, and that was done for the first time. And we are giving around 7 lakh rupees for all damaged, fully damaged houses, 1 lakh for partially, and some assistance for your household items, for construction of your cow Hmm. shed and everything. तो वो स्टेट ने ऐड किया था, लेकिन ये बात सही है कि द फाइनेंशियल बर्डन इज ह्यूज एंड इट्स नॉट अ वन टाइम इश्यू, इट्स now recurrent issue and happening every And year. many of the countries also like Turkey, they thought it, Mexico, and Hmm. also many other Latin American countries they brought in. And also in India, Gujarat in 2001, post earthquake, they started this.
So maybe as a kind of a new thinking, as a bringing new financial tools could be useful. Like one question I would also raise before, it will not be fair to the tourists who are visiting to the states. Like we saw Uttarakhand disaster in Kedarnath, people, we did not know how long we should go with the kind of response and rescue operation would continue. So we did not have registered entry of the in the state how many people are there. So we cannot estimate also in such kind of eventualities that whether how many people were there at the site. So it's very difficult to make estimate that our response, our relief, how long it should cover. Everything is a resource. Every additional day is expenditure of the on the exchequer. So the idea is to, do you think this kind of a thing would work if many of the states they are getting wherever they visit some registration process, either site or maybe the online kind of a digital India. We can take the advantage of that when they are planning for their visit to the state somewhere, which state will have some account that how many people from where they have come. I'm not saying take the Aadhaar card of there, but still registration of the people with their phone number with the dear ones in case of eventualities. Whether this is a kind of a thing can be thought through uh, in the state for people who are visiting to the state as a larger number. Uh, First, I'll answer your question on insurance. Hmm. And the cabinet subcommittee which was constituted, so this is one of the recommendation which has come, and we'll be working on how the tools of refinancing insurance can be uh, developed for the state. uh, this kind of discussion is also happening at the national level, particularly when uh, the state government, the national government was talking to the finance commission. Uh, so insurance is something in our mind, and I think we'll work on this direction in future. We also have plans to register the people who are coming to the state, particularly those who are going for higher altitude areas, Mhm. like yatras which happen during the monsoon season. Manimesh Yatra is something which is now due, and the registration process was started way back in 2022 when I was Deputy Commissioner Chamba. We couldn't register many people at that time because registering people, motivating them to do it, or having infrastructure to ensure that was not there. But now it is being vigorously followed, getting institutionalized. Same kind of same kind of registration is also Yeah, yeah, I can hear you. same kind of registration is happening in other yatras also. So we'll be working more on this, and I think there will be positive steps in this direction. It is required. Thank you. So I'm not asked any question now. So I'm leaving it to you if you want to say as a concluding statement what you wish to say to the people who will be listening to you from your side. Uh, See, we as a country has to develop a culture of safety. मुझे हमेशा ये लगता है, एंड आई से इट इन मेनी प्लेटफॉर्म्स, कि हमारे कल्चर ऑफ सेफ्टी मिसिंग है. और कल्चर ऑफ सेफ्टी इज समथिंग ह्यूज स्टेटमेंट इन इटसेल्फ. सो कल्चर ऑफ सेफ्टी स्टार्ट्स विद यू, starts with your own awareness about the situation, your own awareness about do's and don'ts. uh, your it starts with your family. It starts with construction of your house. कहाँ आप अपना घर बना रहे हो, क्या वो hazard resistant बना रहे हो. It starts with your family planning. It starts with you when you are in the school, in the colleges, where you are trained into basic search and rescue, basic medical first aid, using fire equipment, using uh, administering medical first aid. And then it moves beyond that. It moves to the society, and it moves to the state, and it moves to the country. It's a huge thing. And if you go to countries like Japan, where I got opportunity to be a visiting researcher with the Asian Disaster Reduction Center, so I saw that why Japan is different from India.
one thing in the field of disaster management, there's a culture of safety. We हम मतलब सेल्फी लेने के लिए नदी के किनारे खड़े हो जाएँगे, ब्रिज पे खड़े हो जाएँगे विदाउट रियलाइजिंग कि हम उसमें गिर सकते हैं। So many people have becoming victim in Himachal and other parts of the country also कि वो नदी के नाले के किनारे सेल्फी के चक्कर में they are losing their lives। या आप एक फ्लोइंग स्ट्रीम में नहाने उतर जा रहे हैं, then you lose your life। Many people are dying because of drowning। And then the way we drive on roads, very dangerously, very furiously, and very carelessly, and very recklessly. So, culture of safety, or I'll say somewhere discipline is also part of it। तो वो सारी चीजें जब तक हम उस दिशा में हर आदमी नहीं सोचता, उस दिशा में काम नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंट्री में। सो जिस दिन कल्चर ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो गया, हर चीज को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे, आई थिंक विल बिकम मोर प्रिपेयर्ड, more resilient society, and where we'll reduce the loss of life and loss of property. It's very interesting. If we sum up our whole of the discussion, one thing which is, you said it very right, is the whole question of behavior. So, in the disaster risk management or also building resilience of the state, of the people, of the country, it's very important that people should start thinking of changing their own behavior. State would facilitate the process, but the people have to change. As a culture of safety that has to be brought into the way of life. It's not that you set the example of Japan, where people are actually groomed like a culture of safety, this nation's culture. So maybe India, which is facing large number of hazards that might get converted into big catastrophe disaster. So here is a time when we are into peace time where there is no disaster. We should start looking at our institutional behavior, our governance behavior, our individuals' behavior, our communities' behavior should change in terms of as a culture of safety. They should imbibe in the culture of safety. New generations are coming. Already, it's a continuum process. So how the new generation will imbibe those kind of a culture of process. Himachal, we say that one, the place of God. So let's the beginning be made from the place of the God, and many states are already doing it. So three, four major issues which came up. One, the biggest issue is the change behavior, is the culture of safety. Second, very important thing came as a kind of a hill state should come together and start looking at the common issues, where the hill state and also the plain state could be the form the membership, because both are having a symbiotic relationship. It's not that hill state are different than the, so both are interdependent on each other. Third thing is came as a kind of a strong public warning system, dissemination system to be made. The national agencies who work on the warning system, and the dissemination would be the state's call. So how states quickly. Another also we mentioned about the role of private security agencies, which is going to be very critical in times to come, where the golden hour can be capitalized in case of any disaster, despite being the NDRF, SDRF is there. And insurance is coming also in a big way. That insurance we should be looking into. And one very important point, which is a aspiration of Himachal Pradesh people, that will go together in terms of that how disaster risk reduction as a development issue is a multi-sectoral, and each development sector should start focusing on it. It will not happen if we leave it to the only disaster management department per se. It's everybody's role. This does not mean everybody's role is nobody's role. So everybody's role, meaning thereby literally everybody's department's role, and the people also together. It's not that only government should work. So people is responsible for changing the behavior of the governance also. So this is very important, and we have taken lessons from different states, countries that have to be brought in, and the initiatives which
The government of Himachal Pradesh have already planned that will go in a long way for making state as a resilient state. We wish that all the tourists who are visiting register themselves, whatever the mechanism state government is bringing, go and also have a responsible behavior in the state, whatever the state, and gel with the people and see that, as Rana Saab said, that rash driving on the way, it's a really challenge in driving in the hills also. 1,70,000 people are dying on the roads in the country. So that to be seen also in that perspective as a behavioral change and culture of safety. Thank you very much, Rana Saab. It's very interesting talking to you. A lot of learning I could learn in this conversation, and the Himachal state will prosper. Our good wishes to all. I convey my heartfelt thanks on behalf of International Institute of Security and Safety Management. Be safe and have the culture of safety as a mission. Thank you very much. Thank you so much. It was nice talking to you. Thanks. Same. Great to see you.